Good morning, students. Today I will teach you the second poem of your Flamingo book, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Stephen Spender generally appeals to the authorities to do something good for poor section of the society, and through his poems Stephen Spender always tries to raise the matter of the poor of the world. So in this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, he also raises the voice on behalf of the poor section of the society of the world. So I will start the poem and be ready with your book. Today I will teach you second poem. Okay? I am going to start. Far, far from gusty waves, these children's faces. गस्टी वेव जो एक फ्रेज यहाँ यूज किया गया है वो सिंबल है फैसिलिटीज़ का, सुख का, सुविधाओं का। तो ये बच्चे जो गरीब बस्ती में रहते हैं, ये उन हवा के झोंकों से जो कि एक सिंबल है सुख सुविधा का, उससे बहुत दूर हैं। मीन्स समुद्र किनारे की जो ठंडी हवाएं हैं इन तक नहीं पहुंचती हैं। मीन्स ये फिगरेटिव मीनिंग इसकी बतानी होगी तब आपको समझेंगे। लिटरल मीनिंग नहीं आपको बताया जाए। ए टीचर मस्ट नॉट एक्सप्लेन ओनली द लिटरल मीनिंग ऑफ एनी पोएम। ओके, फिगरेटिव मीनिंग इसमें है। और ये जो गस्टी वेव्स है, ठंडी हवा का झोंका है जो उन गरीब बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, यहाँ मतलब जहाँ गरीब बच्चे रहते हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स मीन्स जो फसलों में खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं खेतों में, तो उनको अगर उखाड़ के बाहर रख दिया जाता है। अब जो गांव में बच्चे गए होंगे वही समझ सकते हैं कि रूटलेस वीड्स क्या होते हैं। जब उनको उखाड़ के, एक बाउंड्री होती है, जो लैंड्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वहाँ एक बाउंड्री होती है, उस पर उखाड़ के जो फार्मर्स होते हैं वीड्स को, अनवांटेड प्लांट जो उगाते हैं फसलों में, खरपतवार यू कैन से, उनको जब निकाल के बाहर रख देते हैं तो पीले हो जाते हैं। उनके बिल्कुल उसी तरह इन बच्चों के चेहरे पीले हो गए हैं। द एयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, और जो उनके हेयर हैं, बॉल हैं, वो बिखरे हुए हैं, कॉम नहीं हुआ है, आयलिंग नहीं होती है, सोप नहीं लगाते हैं, शैम्पू नहीं यूज करते हैं, तो उनके बिखरे हुए गंदे बाल उनके चेहरों के चारों तरफ होते हैं जो कि पीला हो गया है। यू कैन सी इन अदर वर्ड्स दैट दे आर द विक्टिम ऑफ मल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हैं बेचारे, और उनके चेहरे पीले हो गए हैं और उनके उस पीले चेहरे के चारों तरफ उनके गंदे बाल दिख रहे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेव्ड डाउन हेड, और उस क्लासरूम में एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है, पतली सी और सर झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर जैसा बॉय मीन्स हियर पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ मेटाफर यूज किया गया है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो उस बच्चे को पेपर कह रहे हैं। मीन्स पेपर जैसा पतला, वेरी थिन बॉय, बहुत पतला दुबला एक लड़का है, छोटा सा, वो भी बैठा है। विथ रैट्स आइज, और उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, बिल्कुल चूहे जैसी। यहाँ भी मेटाफर है। और अगर यहाँ लाइक, सो, एज यूज किया जाता, जैसे हिज आइज वर लाइक ऑफ ए रैट, तो यहाँ सिगली हो जाता। लेकिन यहाँ मान लिए कि चूहे की आंखें चूहे जैसी नहीं, तो यहाँ मेटाफर यूज किया गया है, इम्प्लाइड सिंगली होता है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अब वो बच्चे जो वहाँ क्लासरूम में बैठे हैं, और पहले अभी मैंने बताया कि कुपोषण के शिकार हैं, मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं वो बच्चे, और
उनका शरीर इतना पतला है कि हड्डियां दिख रही हैं, उनके बोन्स साफ दिखाई दे रहे हैं और उनके शरीर में कहीं भी फैट नहीं है और उनकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हैं। और मल न्यूट्रिशन के शिकार जब बच्चे हो जाते हैं तो बिल्कुल उनका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है देखने से। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिजीज, और उनके पिता भी उसी बीमारी के शिकार थे, टेढ़ी टेढ़ी उनकी भी हड्डियां थी, बोन्स थे, मल न्यूट्रिशन के शिकार उनके पूर्वज भी थे और वही इन्हें भी मिला उत्तराधिकार में और उन्हीं बीमारी को ये भी बच्चे उससे त्रस्त हैं, उसको झेल रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज टेस्ट, अब यहाँ एक सिंबलिकल मीनिंग है और जो पोएट्स लिखते हैं पोएम्स और हम जो टीचर लोग होते हैं हम ये नहीं कर सकते, वी मस्ट नॉट से दिस दैट वी आर जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द पोएम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग, जस्ट ट्राइंग, सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं कि शायद जो पोएट ने लिखा है पोएम में, कविता में, हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद उसकी मीनिंग ये है और उसकी मीनिंग हम रियल एकदम करेक्ट मीनिंग हम बता रहे हैं ये नहीं कह सकते। या अकॉर्डिंग टू मी किसी भी टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये मीनिंग बता रहे हैं, वो तो पोएट ही जानता होगा उसकी मीनिंग क्या है। इसीलिए यहाँ अकॉर्डिंग टू मी पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो उनके पूर्वज बीमारी से ग्रस्त थे वही बच्चे भी दोहरा रहे हैं, मीन्स उन्हें उत्तराधिकार में वो बीमारी मिली है। और एक अर्थ यहाँ भी जो लिटरल मीनिंग है ये भी हो सकता है कि बच्चे वहाँ पर बैठे हुए डेस्क पर उस क्लास में पोएम रिसाइट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वो क्लास अंधेरा है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, जनरेटर नहीं है और ये सब सारी चीज़ें शो कर रही हैं दे बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, पीछे उस क्लास में जो अंधेरा है, धुंधला है क्लास में, पीछे एक लड़का, वन अननोटेड, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, स्वीट एंड यंग, बहुत ही प्यारा है और यंग है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में भी एक स्वप्न है और वो स्वप्न क्या है? ऑफ क्वारल्स गेम इन द ट्री रूम, जैसे एक गिलहरी का घर, पेड़ों में जो होल होता है, और जब आप कभी कभी गांव में जाएंगे तभी ये सारे दृश्य आप देख पाएंगे कि पेड़ों में जो होल होते हैं वो छोटे छोटे जानवरों के घर होते हैं। तो यहाँ कवि ने यह कहा है कि जिस तरह एक छोटी सी गिलहरी या गिलहरी पेड़ों पर खेलती है, कूदती है अपने उस छोटे से घर में, उसी तरह यह भी बच्चा खेलना चाहता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, बच्चे के आंखों में जो स्वप्न है वो स्वप्न है खेलने का। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर बॉय हु वाज सिटिंग एट द बैक बेंच ऑफ द क्लास wanted to play the games like the squirrel. Other than this, और उसका मन, उस बच्चे का मन, जो छोटा बच्चा क्लास में पीछे बैठा, उसका मन उस क्लास में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। He was not enjoying the class, the lessons, everything what was happening in the class. He wanted to play a game like a squirrel. So this is the first stanza of the poem, and today I conclude here, and the rest of the poem I will teach you in my next videos. Thank you.